दिल्ली में ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन किया राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने, जिसमें करीब 80 संगठन शामिल हैं, जिनके लोग मुख्यमंत्री के घर की ओर निकल पड़े और रास्ते में लगे बैरिकेड को गिराते हुए आगे बढ़े। इससे पहले ये लोग तख्तियां और बैनर लेकर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए पूरा दम लगा दिया। पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार प्रदर्शनकारी बैरिकेड गिराने में कामयाब हुए। इन लोगों ने ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और उन्हें खत्म करवाने के लिए मार्च निकाला। तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर इस तरीके से सीएम आवास के बाहर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन को करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में सफाई कर्मचारी यूनियन समेत कई सामाजिक संगठन शामिल रहे, जिनसे जुड़े लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरियों और सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। एक दिन पहले वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता शूटिंग के सेट पर जबरन पहुंच गए थे और वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया था। सामने आए इस वीडियो में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता शूटिंग वाली जगह पर जबरन घुसते दिखाई दिए। इसके बाद उन लोगों ने एक आदमी पर हमला बोल दिया। उसे लात घूंसों और डंडों से खूब पीटा गया। वेब सीरीज आश्रम 3 के डायरेक्टर प्रकाश झा को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और उन पर स्याही फेंक दी। इतना ही नहीं, इस दौरान इन लोगों ने पास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इन लोगों ने प्रकाश झा पर इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू समुदाय के आश्रमों को बदनाम करने का आरोप लगाया। इतना ही नाम देने का शौक है और इतना ही पॉपुलर होने का शौक है, हिम्मत है तो रख दो ना मदरसे में क्या चल रहा है। इस बवाल के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। वहीं घटना पर फिल्म प्रोड्यूसरों के संगठन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कड़ा ऐतराज जताया और प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुलिस को इस मामले के हर पहलू की जांच करने के निर्देश दिए, ताकि ये पता चल सके कि शूटिंग के दौरान हमला क्यों किया गया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। किसी ने बलवा किया है वो भी गलत है, लेकिन इनने किया है तो ये भी गलत है। दोनों पे कार्रवाई का विचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। खुद शिवराज सरकार ऐसी फिल्मों के निर्माण की अनुमति देती है और दूसरी तरफ उरी से जुड़े संगठन इस तरह की गुंडागिरी करते हैं। बताया गया कि इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात है कि प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम के 3रे सीजन की शूटिंग भोपाल की पुरानी जेल में चल रही थी, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले जमकर बवाल किया, क्योंकि उन्हें वेब सीरीज का नाम आश्रम रखे जाने पर ऐतराज था, जिस पर प्रकाश झा ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। जबकि कांग्रेस ने इसे एमपी सरकार की नाकामी बताया, तो राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि सरकार शूटिंग में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन शूटिंग रुकवाने के लिए हिंसा करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को लेकर आरजेडी के रुख के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। खासतौर पर भक्तचरण दास के बारे में लालू प्रसाद यादव के बयान पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये तलखी इस कदर बढ़ गई कि लालू प्रसाद के अंदाजे बयां पर लहलोट होने वाली कांग्रेस ने पटना के करगिल चौक पर उनके ही नाम का पुतला फूंक दिया। लेकिन आरजेडी को अपने सबसे बड़े नेता के लिए कांग्रेस का ऐसा रवैया नागवार गुजरा, जिसकी टीज ट्विटर पर दिखी। पार्टी ने एक तस्वीर ट्वीट कर उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने पर तंज कसा और आरोप लगाया कि कांग्रेस न तो खुद बीजेपी को हराएगी और न ही दूसरों को हराने देगी। भक्तचरण दास जी कांग्रेस के प्रभारी कम, बीजेपी एनडीए के भक्त ज्यादा हैं। जाहिर है विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनावों ने बिहार में महागठबंधन को दो फाड़ कर दिया है। लेकिन इस टूट की वजह उपचुनावों को लेकर सीटों के झगड़े से ज्यादा कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बताई गई। एक वजह कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री को माना गया, जिसके पूते कांग्रेस बिहार में खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की रणनीति बनाती दिखी। और इसी चक्कर में जब कांग्रेस ने आरजेडी की नीयत पर सवाल उठाए तो लालू प्रसाद का गुस्सा भक्तचरण दास पर फूटा। भक्त तो न रही है, उसको कुछ पता है। लालू प्रसाद के बयान पर पटना में पुतला दहन हुआ तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता उनके गुस्से को कम करने की कोशिश करते दिखाई दिए। लालू यादव जी बहुत वयोवृद्ध नेता हैं, इस देश की राजनीति में सब उनका सम्मान करते हैं। इस झगड़े से बिहार में महागठबंधन का भविष्य खत्म होता दिखने लगा है। सौभाग्य की एक बात है कि बिहार में दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान और जमुई जिले की तारापुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें कुशेश्वर स्थान सीट पिछली बार महागठबंधन में कांग्रेस के हिस्से आई
और वहां आरजेडी ने इस बार अपना उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास एक हफ्ते से आरजेडी पर हमलावर थे और अब उनके खिलाफ लालू यादव की टिप्पणी को कांग्रेस दलित समुदाय के अपमान से जोड़ रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों के उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश और उसके बाद बांधों से छोड़े गए पानी ने मुसीबत और बढ़ा दी और इसका खमियाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। हरदोई से सामने आई तस्वीरों में कई गांव पानी में डूबे दिखाई दिए। बाढ़ जैसे हालात के बीच एक गांव में तो कुछ लोग अपने ही मकानों को तोड़ते नजर आए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाढ़ में मकान के ढह जाने से पहले वो ईंट और दूसरी चीजें निकाल सकें। जिले के कई दूसरे गांवों का भी यही हाल रहा। कई जगहों पर कटाव ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया। वहीं घरों और सड़कों पर पानी भर जाने के बाद कई लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कहीं भी जाने के लिए उन्हें नाव का ही सहारा लेना पड़ा। इन हालात में प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रत्येक गांव के प्रधान और कोटेदार से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। नदियों में उफान से तबाही की ऐसी तस्वीरें शाहजहांपुर में भी देखने को मिली। वहां गांव तो गांव, शहरी इलाके भी इस आफत से बच नहीं पाए। चारों तरफ पानी भरने से सड़कों का नामो निशान मिट चुका था। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी तैरती नजर आईं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नावों पर बैठना पड़ा। कई लोग तो अपने घरों में ही कैद हो गए। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लोगों का हाल जानने के लिए पानी में उतरे। जो इंतजाम हम कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से वो हमने किए हैं। राज्य के कुछ दूसरे जिलों में भी इसी तरह लोगों की परेशानी बढ़ गई। सौभाग्य की बात है कि पिछले हफ्ते उत्तराखंड और नेपाल में बारिश ने जो कहर बरपाया था, उसी का असर अब पश्चिम और मध्य यूपी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यूपी में सारी नदियां उत्तराखंड और नेपाल से ही आती हैं, जो बारिश के बाद उफान पर थीं, और नदियों पर जो बांध बने हैं उनसे भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी में गंगा, रामगंगा, शारदा, घाघरा और सरयू नदी के किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां रहने वालों ने सोचा भी नहीं था कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सैलाब का संकट भी आ सकता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दादा साहब फाल्के अवार्ड और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इन विजेताओं का ऐलान इसी साल मार्च महीने में कर दिया गया था, जिसके तहत उपराष्ट्रपति के हाथों एक्टर रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार उनकी किसी एक फिल्म या एक किरदार के लिए नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में उनके पूरे जीवन के लिए दिया गया। रजनीकांत को ये अवार्ड देने से पहले उनके फिल्मी सफर की एक झलक भी दिखाई गई। 45 years in the Indian film industry. इस मौके पर रजनीकांत ने अपने शुरुआत के दिनों के एक दोस्त को याद किया, जो उस बस का ड्राइवर था जिसके कंडक्टर वो खुद थे। When I was the bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me. वहीं कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा में अदाकारी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये उनके करियर का चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें फैशन क्वीन तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए भी ये पुरस्कार मिल चुका है। Legendary झांसी की रानी इन द फिल्म मणिकर्णिका। दिल्ली में हुए एक शानदार कार्यक्रम में कई दूसरे कलाकारों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिनमें एक्टर मनोज वाजपेयी भी शामिल रहे, जिन्हें फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मनोज वाजपेयी के साथ ही दक्षिण भारत के एक्टर और रजनीकांत के दामाद धनुष को भी उनकी फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया, जबकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बी प्राक को दिया गया। इसके अलावा मलयालम फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। रबी की फसल की बुआई का वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की ऐसी किल्लत हुई कि किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुना में तो कई किसान इसके लिए सड़कों पर उतर आए और खाद न मिलने से नाराज इन किसानों ने खूब हंगामा किया। गुना से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाले हाईवे पर कई किसान धरने पर बैठ गए। उन्होंने सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सागर जिले से भी आईं। वहां खाद के लिए एक गोदाम के बाहर सैकड़ों किसान कतार में खड़े दिखे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग खाद खरीदने के लिए एसडीएम दफ्तर के बाहर ही डेरा डाले दिखे। मैडम ने कही थी कि सोमवार के दिन खाद बांटे, तो हम फिर घर ही नहीं गए। हम 3 दिनों से इतना ही रुके हैं। बताया गया कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है।
सौबात की एक बात है कि मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का दावा है कि डीएपी और यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि गुना में किसान बीते एक हफ्ते से अनाज मंडी और सहकारी समितियों के बाहर डीएपी खाद के लिए लाइन लगा रहे थे, जिन्हें बताया गया कि सोमवार से खाद मिलने लगेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर खाद बांटने का फैसला रद्द हुआ तो किसानों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने आगरा से मुंबई को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जैम लगा दिया। जबकि सागर जिले में भी खाद न मिलने से भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 26A पर हल्ला बोला, जो सागर को मध्य प्रदेश के बीना कस्बे से जोड़ता है। दिवाली पर रिलायंस जियो का नया फोन बाजार में आने वाला है। कंपनी का दावा है कि यह फोन न केवल सस्ता होगा बल्कि इसके बेहतरीन फीचर भी इसे शानदार फोन बनाएंगे, जिसके पीछे केवल जियो नहीं बल्कि क्वालकॉम और गूगल के इंजीनियरों की मेहनत भी शामिल है। प्रगति नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम खासतौर पर केवल जियो फोन नेक्स्ट के लिए बनाया गया है। रिलायंस जियो ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गूगल ने भी ये माना कि इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना एक बड़ी चुनौती थी। This was extremely challenging, but when you see the big picture, the impact it will have on the future of India, it motivates us to go beyond, push the limits and make this possible. जियो फोन नेक्स्ट के लॉन्च का ऐलान रिलायंस की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया था। We have the youngest population in the world. Give them affordable digital tools. Give them the skills. Give them the environment. They will surprise us. तभी से गूगल, क्वालकॉम और जियो के इंजीनियर इस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए थे। और अब माना जा रहा है कि जियो फोन नेक्स्ट की टेस्टिंग भी खत्म हो चुकी है और दिवाली तक ये फोन बाजार में आ जाएगा। बताया जा रहा है कि जियो फोन नेक्स्ट में वॉइस असिस्टेंट फीचर होगा, जिसके जरिए बोलकर भी फोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। खास बात यह कि वॉइस असिस्टेंट के इस्तेमाल के लिए केवल अंग्रेजी में बोलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हिंदी या अपनी पसंद की देश की किसी भी भाषा में बात की जा सकती है। वहीं फोन में एक रीड अलाउड फीचर दिया गया है, जिसका मतलब यह होगा कि स्क्रीन पर दी गई किसी भी जानकारी को फोन खुद ही पढ़कर सुना सकता है, फिर चाहे वो कोई एसएमएस हो या कोई व्हाट्सएप मैसेज हो या फिर कुछ और। जबकि फोन का ट्रांसलेट फीचर इसे और भी खास बना देगा। मतलब यह कि स्क्रीन पर जानकारी किसी भी भाषा में लिखी हो, फोन उसे पढ़कर उस भाषा में ही सुनाएगा जिस भाषा में फोन इस्तेमाल करने वाला सुनना चाहेगा। दावा किया जा रहा है कि इस फोन में कैमरा भी दमदार होगा, जिसमें कई बेहतरीन फिल्टर होंगे जो फोन से खींची हुई हर तस्वीर में जान फूंक देंगे। वहीं इस सारे फीचर के साथ फोन की बैटरी भी दमदार होगी, जिसकी वजह से फोन को एक ही बार चार्ज करके ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले से विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब क्रूज ड्रग्स केस के एक अहम गवाह ने पाला बदल लिया। प्रभाकर साइल नाम के गवाह ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और अहम बात यह कि प्रभाकर साइल के आरोपों के घेरे में किरण गोसावी भी आ गए। किरण गोसावी भी इस केस में अहम गवाह है। प्रभाकर साइल अपने लिए सुरक्षा मांगने मुंबई पुलिस के कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। प्रभाकर साइल को अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो आप मुंबई पुलिस के मुख्यालय पहुंचे हैं। आला अधिकारी से मिलेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। उनका एक वीडियो संदेश फैलने में देर नहीं लगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किरण गोसावी को उन्होंने किसी से फोन पर बातचीत करते सुना, जिसमें वो 25 करोड़ की डील कर रहे थे। गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेड़े साहेबांना जाणार है। प्रभाकर साइल के मुताबिक वो किरण गोसावी के ड्राइवर और पर्सनल गार्ड के तौर पर उनके साथ काम करते थे। लेकिन उनके इन आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई। खुद एनसीबी के अधिकारियों को सामने आकर यह बताना पड़ा कि समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच विजिलेंस से करवाई जाएगी। और खबर यह है कि जांच के लिए दिल्ली से 3 सदस्यों की टीम मुंबई पहुंचेगी। लेकिन समीर वानखेड़े के विरोध में केवल नवाब मलिक नहीं बल्कि शिवसेना भी उतर आई। देशभक्ति का मुखौटा पहनकर राजनीति में, प्रशासन में, केंद्रीय जांच एजेंसी में क्या होता है उस बारे में अब एसआईटी को गठित करके एक जांच होनी चाहिए। लेकिन जब शिवसेना ने मामले में एसआईटी जांच की मांग उठाई तो बीजेपी ने सीबीआई जांच की गुहार लगा दी। देश भर में जो प्रामाणिकता के साथ अफसर काम कर रहे हैं उनका मनोबल न गिरे, इसके लिए इसकी जांच पुनः सीबीआई के द्वारा आवश्यक है। हालांकि समीर वानखेड़े ने इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और कोर्ट को यह कहा था कि उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं, जबकि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। सौबात की एक बात है कि समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अफसर हैं, जो एनसीबी से पहले एनआईए में भी काम कर चुके हैं, जिनके बारे में यह मशहूर रहा है कि वो किसी फिल्म कलाकार की लोकप्रियता या रुतबे के दबाव में नहीं आते। लेकिन बीते 1.25 साल से फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स के रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए चर्चा में आए समीर वानखेड़े अब खुद गंभीर आरोपों में घिरे हैं।
जिन्हें मीडिया के बाद अब अपने ही विभाग के अधिकारियों के सामने सफाई पेश करनी है। और ये चिंता भी उन्हें सता रही है कि कहीं मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ जांचना शुरू कर दे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर वहां के खुफिया विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। न्यूज 18.com की रिपोर्ट है कि एक इंटरव्यू में साद अल जाबरी नाम के इस पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गद्दी के लिए 2014 में सऊदी अरब के किंग शाह अब्दुल्ला की हत्या करवाना चाहते थे। हालांकि अपने इस दावे के समर्थन में साद अल जाबरी ने कोई सबूत नहीं दिए, मगर इस पूर्व अधिकारी ने यह जरूर बताया कि क्राउन प्रिंस के पास एक जहरीली अंगूठी है जो उन्होंने रूस से खरीदा। इसके जरिए ही किंग अब्दुल्ला को मारने का प्लान बनाया गया। साथ ही साद अल जाबरी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को चेतावनी भी दी और दावा किया कि उनके पास शाही घराने से जुड़ा एक वीडियो है जिसके जरिए वो शाही परिवार के कई राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। वहीं सऊदी अरब सरकार ने बताया कि अल जाबरी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को छिपाने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सऊदी सरकार ने इस पूर्व अधिकारी के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा से मदद भी मांगी।